NVN के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के महाचुनाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव तो 2020 का खेल था जो बराबरी पर खत्म हुआ, क्योंकि एक जगह पर बीजेपी जीत गई और दूसरी जगह पर हार गई। मगर झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो टेस्ट मैच है। महाराष्ट्र को कई तरह से महत्व हासिल है, क्योंकि बीजेपी की जन्मदाता RSS का जन्म इसी महाराष्ट्र में हुआ और उसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। इसी प्रकार हिंदुत्व के जनक और माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर को यहीं पर पैदा हुए और हिंदू महासभा नाम की संगठन भी उन्होंने इसी महाराष्ट्र में बनाई। इसी के साथ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू समाज में जात पात के खिलाफ उठने वाले क्रांतिकारी संगठन और विचारवंत शाहू, फुले और अंबेडकर की आंदोलन भी यहीं से उठे। इसलिए ये केवल सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि विचारों की भी एक बहुत बड़ी जंग है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इसी रियासत में है और मोदी के डुप्लीकेट अदानी इस पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं। उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस राज्य में भाजपा की सरकार बहुत ज़रूरी है, वरना वो सपने साकार नहीं हो सकेंगे। उनके उतावलेपन का ये आलम है कि जब जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की नौबत आती है तो वो खुद वहाँ हाजिर हो जाते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, परंतु ये बात तमाम लोगों के सामने प्रेस में महायुति में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ी ढटाई से बताई कि जब सरकार बन रही थी पहली बार यानी 2019 में और दूसरी बार, तो दोनों समय अडानी वहाँ पर मौजूद थे। आजकल के चुनाव में क्योंकि नोट का महत्व वोट से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों की नज़र मुंबई की माया नगरी में बहुत ज़्यादा होती है। उनको यहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा 148 जगहों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 2019 में उसे 105 सीटों पर कामयाबी मिली थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 80 से 90 सीटों पर ही उसकी हालत बेहतर है। दोनों विरोधी पक्षों को तोड़ने के बाद डबल इंजन सरकार बनाने के बावजूद अगर ये नतीजे आ जाएं तो ये बीजेपी के लिए शर्मनाक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 30 से 35 जगहों पर कामयाबी की उम्मीद है, जबकि अजित पवार की एनसीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 15-20 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस तरह ये कुल संख्या 125 से 145 तक पहुंच जाती है। ये अजीब इत्तेफाक है कि इसको खींचतान कर बराबर 145 तक लाया गया। ये सरकार बनाने के लिए 145 विधायक की ज़रूरत होती है। महाविकास आघाड़ी में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को 52 से 65 सीटें मिल सकती हैं, शरद पवार को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं और शिवसेना को सिर्फ 30 से 35 सीटों पर समाधान करना पड़ेगा। इस संख्या को जोड़ें तो 132 से 155 तक की बात बनती है, यानी ये ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। महाराष्ट्र के अंदर छोटी छोटी सियासी पार्टियां भी हैं और कुछ बहुत ताकतवर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 20 से 25 सीटों पर ये लोग जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये छोटी पार्टियां और अपक्ष उम्मीदवार जो है वो किंग मेकर बन। ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लोकपाल का आया है, यानी लोकपाल का मेगा सर्वे। इसके लिए उन लोगों ने 1 महीने का समय महाराष्ट्र की सारी क्षेत्रों में गुजारा और 86,400 लोगों से बातचीत की। ये एक बहुत अच्छा सैंपल साइज है। उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया उसके मुताबिक
महाविकास आघाड़ी 151 से 162 सीटें जीत सकती है और यानी उसको बहुमत प्राप्त हो सकता है। और उनके अंदाजे के मुताबिक बीजेपी की महायुति को केवल 115 से 128 के बीच में समाधान करना पड़ेगा। ये जो संख्या लोकपाल सर्वे के जरिए से सामने आई है वो जो है वो उम्मीद की एक किरण अपने साथ लाती है सकते हैं। इस सर्वे के बावजूद इस मामले में बेफिक्री ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के मैच में अगर कांटे की टक्कर हो तो आखिरी बॉल में भी मैच उलट पलट सकता है। लोक पोल से पहले आईएनएस ने मैट्रिक्स के साथ मिलकर एक सर्वे किया था। उसके अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को 145 से 165 सीटें मिलने की खुशखबरी दी गई थी, जबकि एमवीए के गठबंधन को 106 से 126 सीटें मिलने का अंदाज़ा लगाया गया था। दूसरे लोगों को उन लोगों ने सिर्फ 0 से लेकर 5 सीटें तक दी थी। इन दोनों सर्वे को सामने रखें तो ऐसा नज़र आता है कि मुकाबला जो है वो बराबर का। ये सर्वे तो सीटों के बारे में थे, लेकिन सी वोटर ने जो है वो लोगों के सोच के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, लोगों का रुझान जानने की कोशिश की। लोगों से पूछा गया कि क्या वो ये इस सरकार से नाराज़ हैं या संतुष्ट हैं, तो इसको बदलना चाहते हैं या इसी को कायम रखना चाहते हैं। जब ये सवाल किया गया तो 51.3% लोगों ने कहा कि वो न सिर्फ ये कि इसके खिलाफ गुस्से में हैं बल्कि इसको बदलना भी चाहते हैं। लेकिन 3.7% लोग ऐसे भी थे जो नाराज होने के बावजूद सरकार को बदलना नहीं चाहते। इसी तरह 41% लोग राज्य में अब भी ऐसे हैं जो कि इस सरकार के काम से खुश हैं और वो दोबारा इसको सत्ता में लाना चाहते हैं। इन लोगों के अलावा 4% लोग ऐसे हैं जिनके कोई मन नहीं बनाया, जो अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस सरकार को रखा जाए या बदला जाए। हो सकता है कि ये लोग चुनाव में हिस्सा ही ना लें और अपने घर बैठे रहें या आखिरी समय में अपनी कोई राय बनाएं। 51% से ज़्यादा लोगों का एमवीए के साथ होना इस बात का इशारा करता है कि बदलाव की संभावना बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। इसमें अगर आप मुंबई से लेकर गढ़चिरौली जाएं तो आपको 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करना पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से और ज़बान के हिसाब से भी, लैंग्वेज के हिसाब से भी लोग अलग अलग डायलेक्ट में एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी रुचि भी चुनाव के हवाले से अलग अलग है। आसानी के लिए हम इस राज्य को 6 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल विदर्भ का है और उसके बाद फिर मराठवाड़ा का नंबर आता है। परंतु अगर चुनाव क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, यानी इन दोनों से आगे है। और उत्तर महाराष्ट्र सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें केवल 35 सीटें हैं। कोंकण और मुंबई इनके बीच में है, परंतु मुंबई में जो है वो सबसे ज़्यादा धन दौलत है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। विदर्भ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान 62 में से 36 क्षेत्रों में सीधा मुकाबला है। पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने वहाँ 29 सीटें जीत कर जो है वो अपना झंडा लहरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 30 असेंबली क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाई और बीजेपी केवल 15 सीटों पर आगे रह सकी। आरएसएस के मुख्यालय और फडणवीस समेत केंद्रीय मंत्री गडकरी और भाजपा के राज्य अध्यक्ष बावनकुले के होते ये एक शर्मनाक बात थी कि विदर्भ के अंदर बीजेपी जो है वो कांग्रेस से आधी सीटों पर जो है वो अपनी बढ़त बना सकी। विदर्भ के बगल में उत्तर महाराष्ट्र है, यहाँ पर सबसे कम सीटें हैं। यहाँ भी एक ज़माने में कांग्रेस का बहुत असर रसूख था। इस बार वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से
आमने सामने है। 2019 के चुनाव को देखें तो बीजेपी ने यहाँ 35 में से 20 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और दूसरे नंबर पर शिवसेना थी जिसने 6 सीटें जीती थी और कांग्रेस को केवल 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि एनसीपी ने भी इस क्षेत्र में 4 सीटों पर अपनी कामयाबी दर्ज कराई थी। इस इलाके में बहुत सारे आदिवासी भी बसते हैं और मालेगांव और धुलिया जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी हैं कि आदिवासी आमतौर से महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस के साथ रहे हैं और मुसलमान तो बहरहाल महाविकास आघाड़ी के साथ ही हैं। मराठवाड़ा जो है वो पहले निज़ाम स्टेट का हिस्सा था और अब महाराष्ट्र में आ गया है। यहाँ पर जरांगे पाटिल ने बहुत बड़ी जो है वो आरक्षण की तहरीक चलाई मराठों के लिए और उसके खिलाफ भाजपा ने उनसे डरा के जो पिछड़ों को अपने साथ गोलबंद करने की कोशिश की। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ यानी लोकसभा का चुनाव, उसमें मराठवाड़ा के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वो एक सीट भी नहीं जीत सकी, पंकजा मुंडे की सीट भी नहीं बचा सकी। महायुति को केवल औरंगाबाद में एक जगह पर जो है वो कामयाबी मिले। इससे पता चलता है कि पिछड़े जो है वो भाजपा से दूर हो चुके हैं। ये निहायत अफसोसनाक बात है कि बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने वालों की वजह से मराठवाड़ा में मराठों और पिछड़ों के दरमियान दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई है। उनके बीच बातचीत का संबंध भी टूट गया है। लोगों ने एक दूसरे के साथ कारोबार करना भी छोड़ दिया है। पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार की एनसीपी का गढ़ रहा है। यही वजह है कि वहां पर 70 से ज़्यादा क्षेत्रों में चचा और भतीजे एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ पर बीजेपी के तीसरे नंबर पे आने की संभावना है। मुद्दों की बात करें तो अजित पवार की गद्दारी के कारण शरद पवार के लिए एक जो है वो सहानुभूति की लहर चल रही है और उसका फ़ायदा डेफिनेटली एनसीपी शरद पवार को होगा। ये मराठवाड़ा आरक्षण की जो आंदोलन था उसमें जरांगे पाटिल ने आखिरी समय में ये कहा कि मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगा। इससे भी शरद पवार का फ़ायदा होगा, इसलिए कि अगर जरांगे पाटिल इलेक्शन में हिस्सा लेते तो वो मराठा वोट काटते और शरद पवार का नुकसान होता। दूसरी बात यह है कि जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस को बहुत बुरा भला कहते हैं और अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हैं, इसलिए मराठा उनके साथ जाने से हिचकिचाएंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का ढोंग रचाने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता के लिए एनसीपी और शिवसेना दोनों को तोड़ के अलग अलग कर दिया। मुंबई समेत थाने और कोंकण में असल मुकाबला शिवसेना बनाम ठाकरे और शिंदे के बीच में है। उद्धव ठाकरे मुंबई में रहते हैं और एकनाथ शिंदे थाने से अपनी राजनीति चलाते हैं। ये इलाका पहले से शिवसेना का गढ़ रहा है, मगर लोकसभा चुनाव के अंदर कोंकण में 39 में से 23 क्षेत्रों पर महायुति ने अपनी बढ़त दिखाई, जबकि महाविकास आघाड़ी को 11 सीटों पर जो है वो सिमट जाना पड़ा। इसके बरक्स अगर हम मुंबई में आए तो यहाँ की 36 सीटों में से 20 पर महाविकास आघाड़ी आगे थी, उसका बोलबाला था, और महायुति जो है वो केवल 16 सीटों पर आगे थी। महाराष्ट्र के अंदर जात पात के अलावा महंगाई और फसलों की कम कीमत और लाडली बहन का भी जो है वो असर दिखाई देता है। चुनाव नतीजों को ये किस तरह से प्रभावित करेंगे ये कहना असंभव है, लेकिन ये कि इस मौके पर जबकि कांटे की लड़ाई हो, लोगों को ना बेफिक्र होना चाहिए और ना मायूस होना चाहिए, बल्कि मुत्तहिद होकर एकजुट होकर ये जो फासिस्ट कुव्वतें हैं उनको उनकी जगह दिखानी चाहिए।